वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में पढ़ेंगे मोनरा जगत के बारे में। और मोनरा जगत है वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और मोनरा जगत में एक सदस्य हमने आर्कीबैक्टीरिया पहले ही पढ़ लिया था। और उसके बाद में हम आज सेकेंड पढ़ेंगे। और सेकेंड है कौन सा? यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया है जिसे आद्य बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, उस बारे में हमने पढ़ा था। और आर्कीबैक्टीरिया होंगे ये एंसेस्टर या प्रारंभिक या प्रोजीनेट्स के रूप में इनकी उत्पत्ति हुई है। और आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो एक प्रतिकूल परिस्थितियों में उपस्थित होते हैं। मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स प्रकार के आर्कीबैक्टीरिया हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया है या जिसे हम सत्य जीवाणु के नाम से जाना जाता है। सत्य जीवाणु या वास्तविक जीवाणु कहेंगे तो ये हमें ध्यान रखना है। किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया है उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि खोज किसके द्वारा की गई थी। तो यू बैक्टीरिया की खोज है वह किसके द्वारा की गई, तो उसमें आप ध्यान देंगे कि एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन्होंने, आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरिया की खोज की थी। इन्होंने बरसात के पानी में तथा दांतों के मैल में, बरसात के पानी में तथा दांतों के मैल में इन्हें देखा। किसको देखा? जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को देखा। और देख करके इन्होंने एक नाम दिया, और वो नाम आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल नाम दिया। क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल नाम दिया। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है कि जीवाणु की सर्वप्रथम खोज है वह किसके द्वारा की गई? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई। इन्होंने बरसात के पानी में एवं दांतों के मेल में इन्हें सर्वप्रथम देखा और इसको नाम क्या दिया? एनिमलक्यूल्स नाम दिया। अब ध्यान दीजिए कि जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इसी कारण से हम क्या कहते हैं इसे? तो आपको ध्यान रखना है, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आप क्या ध्यान देंगे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जीवाणु के बारे में अध्ययन किया था। परंतु इन्होंने जीवाणु नाम नहीं दिया। क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल्स। तो आप ध्यान देंगे बैक्टीरिया नाम किसने दिया था? तो बैक्टीरिया नाम दो वैज्ञानिक थे, आपको ध्यान रखना है। एक वैज्ञानिक थे F.J. कोहन एवं दूसरे थे एरेनबर्ग। ध्यान दीजिए, F.J. कोहन एवं आपको ध्यान रखना है एरेनबर्ग। F.J. कोहन एवं एरेनबर्ग ने क्या नाम दिया? तो आपको ध्यान रखना है, ने दिया। तो बैक्टीरिया नाम किसने दिया था? तो दो वैज्ञानिक आपको ध्यान रखना है, F.J. कोहन एवं एरेनबर्ग है। इन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया या जीवाणु नाम दिया था। तो बैक्टीरिया नाम किसके द्वारा दिया गया? तो आप वैज्ञानिक का नाम ध्यान देंगे, F.J. कोहन एवं एरेनबर्ग के बारे में। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि बैक्टीरिया है उनमें सबसे पहला आपको ध्यान रखना लक्षण, वो ध्यान रखना है आवास यानी हैबिटाट किस प्रकार की होती हैं। तो आप क्या ध्यान देंगे? बैक्टीरिया कहाँ नहीं होता है? इन्हें सभी जगह होता है। तो आप क्या ध्यान देंगे? जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। जीवाणु कैसे होते हैं? तो आप क्या ध्यान देंगे? जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, यानी सभी जगह पाए जाते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है मृदा में, भूमि की गहराई में, मृदा में उपस्थित होते हैं, भूमि की गहराई में उपस्थित होते हैं, जल में उपस्थित होते हैं, वायु में उपस्थित होते हैं। तो सभी जगह सर्वव्यापी होते हैं। और आप ध्यान देंगे तो भोजन में उपस्थित होते हैं, जंतुओं के शरीर में यहाँ तक उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जंतु शरीर में इत्यादि भागों में उपस्थित होते हैं। तो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये मृदा, भूमि, जल, वायु, भोजन, जंतु इत्यादि में उपस्थित होते हैं। यहाँ तक कि हमारी आंत्र होती है उसके अंदर भी एक जीवाणु उपस्थित होता है। कौन सा उपस्थित होता है? ई कोलाई। नाम सुना होगा, हमारी आंत्र के अंदर जीवाणु उपस्थित होता है, उस जीवाणु को हम क्या कहते हैं? ई कोलाई, जो कि आंत्र में उपस्थित होता है। तो ये इस प्रकार से हमारे आंत्र में भी उपस्थित होता है। और आप ध्यान देंगे तो जीवाणु होते हैं ये -190 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान होता है। वो कितने तापमान तक रह सकते हैं? तो आप ध्यान देंगे न्यूनतम तापमान -190 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और उच्चतम तापमान 78 डिग्री सेंटीग्रेड, उच्चतम तापमान 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उपस्थित होते हैं। तो बैक्टीरिया होंगे ये आपको ध्यान रखना है
विभिन्न प्रकार के आवासों में उपस्थित होते हैं। न्यूनतम तापमान से लेकर के उच्चतम तापमान पर ये उपस्थित रह सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया का जो आवास स्थल है वो बहुत विस्तृत है, यानी बहुत सारी जो पर्यावरणीय कंडीशंस है उसमें ये उपस्थित होते हैं। सामान्यतः ये आपको ध्यान रखना है 20 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उपस्थित होते हैं, परंतु कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो माइनस तापमान पर भी उपस्थित होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो अत्यधिक उच्च तापमान पर भी उपस्थित होते हैं। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना आवास के बारे में। अब आवास के बाद में हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, तो इनके आकार के बारे में और आमाप के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं आमाप या इसकी साइज के बारे में। तो ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया की जो सामान्यतः लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी जीवाणु या बैक्टीरिया की का सामान्यतः व्यास कितना होता है और लंबाई कितनी होती है, हमें ध्यान रखना है। सामान्यतः जो व्यास होता है वह आपको क्या ध्यान रखना है, तो बैक्टीरिया का सामान्यतः व्यास होता है वो 0.2 माइक्रोन से आपको ध्यान रखना 1.5 माइक्रोमीटर तक होता है। तो बैक्टीरिया का सामान्य जो आकार होता है यानी जनरल आकार होता है वो कितना होता है 0.2 माइक्रोन से 1.5 माइक्रोन तक होता है। और आप देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है लंबाई की बात करें तो बैक्टीरिया की जो सामान्यतः लंबाई होती है वह कितनी होती है, तो आप ध्यान देंगे 2 से लेकर के 10 माइक्रोन तक होता है। 2 से लेकर के 10 माइक्रोन तक इसकी सामान्यतः क्या होती है, लंबाई होती है। तो ये बैक्टीरिया की आपको साइज के बारे में ध्यान रखना है। अब साइज में बात आ गई है तो हम 2-3 बातें और लिख लेते हैं। सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है, तो आप ध्यान देंगे सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है, सबसे छोटा जीवाणु, सबसे छोटा यू बैक्टीरिया कौन सा है, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है, तो आप ध्यान देंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु है वह सबसे छोटा जीवाणु है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु है यह आपको ध्यान रखना है सबसे आप छोटा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। एक और सवाल यहाँ से आप बन सकते हैं, सबसे छोटा छड़ाकार जीवाणु कौन सा है, तो सबसे छोटा छड़ाकार जीवाणु कौन सा है, रोड शेप का जीवाणु कौन सा है, सबसे छोटा छड़ाकार जीवाणु है वह कौन सा है, तो आप ध्यान देंगे उसमें एक उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं, वह आप उदाहरण ध्यान रख सकते हैं डायलिस्टर न्यूमोनेस्टिस, डायलिस्टर न्यूमोनसिस्ट। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है डायलिस्टर न्यूमोनसिस्ट जीवाणु है ये आपको ध्यान रखना है सबसे छोटा छड़ाकार जीवाणु है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर एक और बात आप ध्यान रख सकते, सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा होता है, सबसे बड़ा एवं लंबा जीवाणु होगा सबसे बड़ा जीवाणु, तो आप ध्यान देंगे सबसे बड़ा जीवाणु है वह बैगियोटोआ है। कौन सा जीवाणु है, तो आप ध्यान दीजिए सबसे बड़ा जीवाणु है वह बैगियोटोआ मिराबिलस, सबसे बड़ा जीवाणु है वह कौन सा है, तो बैगियोटोआ मिराबिलस नामक जीवाणु है ये सबसे बड़ा जीवाणु है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि जीवाणुओं का जो आमाप किस प्रकार से होता है। तो पहला कैरेक्टर्स हमने देख लिया आवास के बारे में, सेकंड हमने आमाप के बारे में, इनकी साइज के बारे में देखा है। अब हम शेप और उनके आधार पर वर्गीकरण है वो भी हम देखेंगे। तो अगला हमें ध्यान रखना है वो किसके बारे में ध्यान रखना है, इनके शेप किस प्रकार की होती है और इस आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अगला हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, तो ये अगला लक्षण हो गया नेक्स्ट थर्ड लक्षण। और थर्ड लक्षण कौन सा है, तो आप ध्यान देंगे आकृति एवं इस आधार पर वर्गीकरण, आकृति एवं इस आधार पर वर्गीकरण। आकृति के आधार पर जीवाणु होते हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है, गोलाकार या जिसे हम कोकस जीवाणु कहते हैं। कौन से जीवाणु ध्यान रखने हैं आपको, गोलाकार या कोकस जीवाणु ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले कौन से जीवाणु, गोलाकार या कोकस जीवाणु, ये जीवाणु होते हैं ये आपको ध्यान रखना है गोलाकार आकृति के पास होते हैं और सामान्यतः इनमें कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार के जीवाणु को हम कोकस जीवाणु के अंतर्गत, गोलाकार जीवाणु के अंतर्गत रखते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कौन कौन से कोकस जीवाणु होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मोनोकोकस। कौन सा जीवाणु ध्यान रखना है,
मोनोकोकस, यानी एकल रूप में उपस्थित होते हैं इस प्रकार के जीवाणु, उन्हें हम क्या कहेंगे, मोनोकोकस कहा जाता है। कणिकीय रूप से उपस्थित होते हैं, कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, मोनोकोकस के नाम से जाना जाता है। उसमें उदाहरण आपको कौन से ध्यान रखने हैं, तो उदाहरण ध्यान रख सकते हैं माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस ओरियस, माइक्रोकोकस ओरियस इसका उदाहरण ध्यान रख सकते हैं। तो माइक्रोकोकस ओरियस जीवाणु है, ये जीवाणु किस प्रकार का होगा, मोनोकोकस प्रकार का होता है। इसके अंदर और भी उदाहरण ध्यान रख सकते हैं माइक्रोकोकस एलिगस, तो ये इस प्रकार के जीवाणु होते हैं जो किस प्रकार के, मोनोकोकस प्रकार के होते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस इस प्रकार के जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। हमेशा किस रूप में उपस्थित होते हैं, युग्म या जोड़े के रूप में इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के जीवाणु को हम क्या कहेंगे, डिप्लोकोकस कहा जाता है। और उसका उदाहरण ध्यान रख सकते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जिससे न्यूमोनिया रोग होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो इस प्रकार से डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु है, ये जीवाणु किस प्रकार का हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना डिप्लोकोकस प्रकार का होता है। थर्ड टाइप का ध्यान दीजिए डिप्लोकोकस के बाद में, वह हमें ध्यान रखना है, डिप्लोकोकस के बाद में आप ध्यान रख सकते हैं टेट्राकोकस। कौन सा ध्यान रख सकते हैं, टेट्राकोकस, यानी इस प्रकार की जीवाणु जो कि 4 के युग्म में उपस्थित होते हैं, 4 जीवाणु एक साथ उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के उन्हें हम क्या कहेंगे, टेट्राकोकस कहा जाता है। और इसमें आप ध्यान देंगे माइक्रोबैक्टीरियम टेट्राजीनस या माइक्रोकोकस टेट्राजीनस, माइक्रोकोकस टेट्राजीनस जीवाणु है, वह किस प्रकार का हो जाएगा, इस प्रकार का जीवाणु होता है। तो माइक्रोकोकस टेट्राजीनस नामक जीवाणु है, वह किस प्रकार का है, तो आप टेट्राकोकस जीवाणु है। इसके अतिरिक्त आप और उसमें उदाहरण ध्यान रख सकते हैं नाइसीरिया, नाइसीरिया नामक जीवाणु, ये भी किस प्रकार का होगा, तो आपको ध्यान रखना है टेट्राकोकस प्रकार का होता है। फोर्थ प्रकार के आपको ध्यान रखना है इसमें, वह आप ध्यान रख सकते हैं, वह आपको ध्यान रखना है स्ट्रेप्टोकोकस। कौन से जीवाणु आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस। इस प्रकार के जीवाणु होते हैं, श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, यानी पूरी एक चैन बनती है, एक श्रृंखला बनती है। इस प्रकार से जीवाणु आपस में क्या बनाएंगे, एक श्रृंखला के रूप में उपस्थित होते हैं, तो उस जीवाणु को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। उदाहरण ध्यान रख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो दही, दूध से दही जमाने में काम आता है, तो इस प्रकार का बैक्टीरिया होगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया वो किस प्रकार का होता है, स्ट्रेप्टोकोकस प्रकार का होता है, श्रृंखला के रूप में उपस्थित होता है। और आप ध्यान देंगे तो एक और प्रकार ध्यान रख सकते हैं स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। और स्टेफाइलोकोकस प्रकार का बैक्टीरिया होता है, इस प्रकार का बैक्टीरिया होगा वह गुच्छे के रूप में उपस्थित होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, उस अंगूर के गुच्छे के रूप में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्टेफाइलोकोकस कहा जाता है। तो स्टेफाइलोकोकस किसे कहेंगे, तो आपको जानते हैं इस प्रकार के जीवाणु जो कि अंगूर के गुच्छे के समान उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस कहा जाता है। और उसमें आप ध्यान रख सकते हैं उदाहरण स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इसका उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टेफाइलोकोकस ओरियस जीवाणु है, वह इस प्रकार का होता है जो कि किस रूप में उपस्थित होता है, तो और साथ में आपको अंगूर के गुच्छे के समान संरचना का निर्माण करता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगला हमें ध्यान रखना है कौन सा जीवाणु, सार्सिनी जीवाणु। इस प्रकार के जीवाणु होते हैं वह अनियमित प्रकार के होते हैं। तो सार्सिनी का मतलब कैसे जीवाणु होंगे, अनियमित आकार के होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सार्सिनी प्रकार का कहा जाता है। सार्सिनी लुटिया इसका उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो बैक्टीरिया है वो पहला प्रकार हमने देखा, वो कौन सा, कोकस या गोलाकार जीवाणु। अब हम सेकंड देखते हैं, और वो कौन सा ध्यान रखना आपको, बेसिलस। सेकंड प्रकार कौन सा ध्यान रखना आपको, बेसिलस, यानी छड़ाकार आकृति के होते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं वह छड़ के आकृति के होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और बेसिलस में आप ध्यान देंगे मोनोबेसिलस। कौन से बैक्टीरिया ध्यान रखना है, सबसे पहले मोनोबेसिलस, यानी एकल छड़ाकार रूप में उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोबेसिलस कहते हैं। और मोनोबेसिलस का उदाहरण ध्यान देंगे तो कौन सा ध्यान रख सकते हैं, ई कोलाई। ई कोलाई या एस्केरेसिया कोलाई होता है, जिसका
हम जेनेटिक्स में बहुत अधिक उपयोग करते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्केरेसिया कोलाई, और ये ई कोलाई है वो किस प्रकार का है, मोनोबैसिलस है। इसके अतिरिक्त बैसिलस बैक्टीरिया है वो भी इसी प्रकार का होता है। तो ई कोलाई एवं बैसिलस होगा उसे मोनोबैसिलस के नाम से जानते हैं, मोनोबैसिलस प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद में आप ध्यान देंगे यदि ये युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डिप्लोबैसिलस कहा जाता है। युग्म के रूप में उपस्थित हो छड़ाकार बैक्टीरिया जो किस प्रकार से युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में हो, तो उसे हम डिप्लोबैसिलस कहते हैं। और इसका आप उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, वह कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसका उदाहरण कौन सा ध्यान रख सकते हैं आप, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसे डिप्थीरिया रोग होता है, यह बैक्टीरिया होगा वो किस प्रकार का होता है, डिप्लोबैसिलस प्रकार का होता है। तो कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी है, ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है, डिप्लोबैसिलस प्रकार का है। थर्ड आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है स्ट्रेप्टोबैसिलस। कौन से बैक्टीरिया ध्यान रखना है आपको, स्ट्रेप्टोबैसिलस ध्यान रखना है। इस प्रकार के बैक्टीरिया होंगे, ये आपको ध्यान रखना छड़ाकार प्रकार के होते हैं। और आपको ध्यान रखना है ये बैक्टीरिया होते हैं, ये एक श्रृंखला के रूप में उपस्थित होते हैं। और उसमें आप ध्यान रख सकते हैं कौन से बैक्टीरिया है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका उदाहरण आपको ध्यान रखना है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, ये किस प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रेप्टोबैसिलस प्रकार का होता है। और इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है, टीबी या तपेदिक रोग होता है। इससे आपको ध्यान रखना डिफ्थीरिया रोग होता है। तो इस प्रकार से डिफ्थीरिया रोग किससे होता है, तो आप ध्यान देंगे कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी से। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से कौन सा, टीबी रोग या तपेदिक रोग होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अगला हमें प्रकार ध्यान रखना है, वो कौन सा ध्यान देंगे, तो नेक्स्ट आप प्रकार ध्यान देंगे, ये तो हो गए। आपको थर्ड प्रकार ध्यान रखना, सर्पिलाकार। कैसे बैक्टीरिया होते हैं, तो सर्पिलाकार, यानी ये बैक्टीरिया होंगे इस प्रकार से सर्पिल आकार के होते हैं। और इन पर सामान्यतः कसाबिकाएँ उपस्थित होती है, एक साइड में, दोनों साइड में, या कसाबिकाएँ उपस्थित या अनुपस्थित होती हैं। तो ये बैक्टीरिया होंगे उसे हम क्या कहेंगे, सर्पिलाकार या स्पाइरल प्रकार कहते हैं। इसके उदाहरण आपको ध्यान रखना, स्पाइरिलम माइनस। इसका उदाहरण कौन सा ध्यान रखना है, स्पाइरिलम माइनस। और आप ध्यान देंगे स्पाइरिलम माइनस और स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। तो ये इस प्रकार के बैक्टीरिया है जो किस प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये बैक्टीरिया होंगे वो स्पाइरलम प्रकार के होते हैं। स्पाइरिलम माइनस और स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस बैक्टीरिया किस प्रकार के होंगे, स्पाइरल शेप के होते हैं, स्पाइरिलम प्रकार के होते हैं। और आप ध्यान देंगे बैक्टीरिया के बारे में, अगला प्रकार तो आपको ध्यान रखना है कोमा आकार के होते हैं। बैक्टीरिया कोमा या विब्रियो प्रकार के भी होते हैं, कोमा या कैसे, विब्रियो। और विब्रियो या कोमा आकार के होते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया होंगे वे इस प्रकार से कोमानुमा संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं, तो उन्हें हम विब्रियो या कोमा कहेंगे। और इसका उदाहरण आपको ध्यान रखना है विब्रियो कोलेरी, जैसे हेजा रोग होता है, विब्रियो कोलेरी। और विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया किस प्रकार का होगा, तो कोमा के आकार का होता है, कोमा शेप का होता है। तो ये फोर्थ प्रकार हो गया किसका, फोर्थ नहीं है, थर्ड है। यानी पहला हमने देख लिया गोलाकार, दूसरे आपको बैसिलस, थर्ड प्रकार का हो गया सर्पिलाकार, और फोर्थ प्रकार का हो गया कोमा। अब फिफ्थ प्रकार के हम देखते हैं बैक्टीरिया। और फिफ्थ प्रकार के कौन से बैक्टीरिया आपको ध्यान रखना है, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया जो कि बहुरूपी होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं, बहुरूपी प्रकार के। और बहुरूपी बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना एसिटोबैक्टर होता है। यह एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया होगा वो किस प्रकार का होता है, बहुरूपी प्रकार का होता है। तो एसिटोबैक्टर होगा, यह आपको क्या ध्यान रखना, बहुरूपी प्रकार का बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। तो ये जीवाणु के विभिन्न प्रकार हमने देखे हैं। अब हम देखते हैं अगला और जीवाणु की संरचना के बारे में। अगला हम देखेंगे जीवाणु कोशिका की संरचना। जीवाणु कोशिका की संरचना, यानी जीवाणु कोशिका है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में हमें अध्ययन करना है। ध्यान दीजिए जीवाणु कोशिका की संरचना किस प्रकार से होती है। तो आप देखेंगे कि जीवाणु कोशिका होती हैं उसकी संरचना इस प्रकार से होती हैं।
एक ये जीवाणु कोशिका मैं बना रहा हूँ, हम कोशिका पढ़ेंगे उसमें भी ये काम आएगी आपके, दोनों को लेकर के मैं चलूँगा आपके साथ साथ। ध्यान दीजिए, ये जीवाणु कोशिका है और जीवाणु कोशिका होती है, उसमें बाहर की ओर एक कसाबिका उपस्थित होती हैं, बड़ी कसाबिका उपस्थित होती हैं, ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है, कसाबिका उपस्थित होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, जीवाणु कोशिका है उसके बाहर की ओर 3 स्तर होते हैं। जीवाणु कोशिका के बाहर की ओर 3 लेयर उपस्थित होते हैं जो एक सुरक्षात्मक परत का निर्माण करते हैं। जीवाणु कोशिका के बाहर कितनी परतें उपस्थित होती हैं? 3 परतें उपस्थित होती हैं जो एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में क्या करती है? कार्य करती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, और इसके अंदर की ओर ये संरचना है, ये कौन सी है? ये 3 स्तर बाहर की ओर उपस्थित होते हैं। सबसे बाहर की ओर स्तर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे बाहर की ओर स्तर होगा जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे बाहर की ओर स्तर होगा उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे बाहर का स्तर होता है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे का स्तर होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे का स्तर होता है कोशिका भित्ति होती हैं। कौन सी उपस्थित होती है? कोशिका भित्ति या सेल वॉल उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से सेल वॉल या कोशिका भित्ति उपस्थित होगी। और सबसे अंदर की ओर स्तर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये 3 स्तरों से बनी हुई एकल परत उपस्थित होती है, और 3 स्तरों से एकल परत उपस्थित होती है उसे हम सुरक्षात्मक परत या सिंगल एकल परत के रूप में इसे कहा जाता है, जो जीवाणुओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो ये 3 स्तरों से बनी हुई बाहर की ओर आवरण उपस्थित होता है। सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में? ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। देखो, ये ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो सबसे बाहर का आवरण होता है, और ये ग्लाइकोकैलिक्स होगा, इसमें आप देखेंगे तो इस प्रकार से इसमें 2 प्रकार की संरचनाएं आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखना है इसके बाहर की ओर आपको ध्यान रखना, कुछ जीवाणुओं के अंदर कठोर आवरण उपस्थित होता है, दृढ़ आवरण उपस्थित होता है, कठोर और दृढ़ आवरण उपस्थित होता है, और इस कठोर और दृढ़ आवरण को हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहेंगे? कठोर या दृढ़ आवरण उपस्थित होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, या हिंदी में इसे संपुटिका कहते हैं। एक बार सवाल पूछ लिया गया, संपुटिका किससे कहेंगे? तो आप क्या ध्यान देंगे, इसके बाहर की ओर कठोर दृढ़ आवरण उपस्थित होता है उसे हम कैप्सूल कहते हैं। दूसरा आप ध्यान देंगे, इसमें बाहर की ओर पॉलीसैकेराइड से बनी हुई जो स्टिकी, चिकनी, चिपचिपी, थिन, पतली लेयर उपस्थित होते हैं, और इस पतली थिन लेयर होती हैं उस लेयर को हम क्या कहते हैं? तो आपको देखना है इस प्रकार की पतली लेयर उपस्थित होगी जिसे हम क्या कहते हैं? तो आपको देखना है स्लाइम लेयर कहा जाता है, या इसे हम क्या कहेंगे? अवपंक परत कहा जाता है। तो ये स्लाइम लेयर, या जिसे हम क्या कहेंगे? अवपंक परत कहा जाता है। तो अवपंक परत उपस्थित होगी, या जिसे हम क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर कहते हैं, ये उपस्थित होती हैं। तो स्लाइम लेयर या अवपंक परत उपस्थित होती हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स होगा, उसमें आप ध्यान देंगे 2 प्रकार की संरचनाएं हो सकती हैं अलग अलग बैक्टीरिया में। एक तो आपको क्या ध्यान रखना, अवपंक परत हो सकती है। कौन सी परत हो सकती है? अवपंक परत हो सकती है। यहाँ आपको ध्यान रखना है क्या उपस्थित होगा? कैप्सूल उपस्थित होता है। देखिए, ध्यान दें, अवपंक परत किसे कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है पतली स्टिकी होती हैं, स्टिकी एवं अदृढ़ होती हैं। इस प्रकार की संरचना होगी जो कि आपको ध्यान रखना है किससे बनी होती हैं? पॉलीसैकेराइड से बनी हुई होती हैं। किससे बनी होती है? पॉलीसैकेराइड से निर्मित होती है। पॉलीसैकेराइड से निर्मित पतली स्टिकी एवं अदृढ़ संरचना होगी जो कि बाहर की ओर उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवपंक परत के नाम से जाना जाता है। जबकि आपको ध्यान रखना दृढ़ हो और मजबूत कठोर आवरण के रूप में उपस्थित होती है, मजबूत कठोर आवरण के रूप में उपस्थित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहा जाता है। अब देखो, कैप्सूल और इसमें डिफरेंस क्या है? तो कैप्सूल होगा वो पॉलीसैकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड से भी बना होता है। तो पॉलीसैकेराइड एवं साथ में क्या उपस्थित होता है? इसमें पॉलीपेप्टाइड उपस्थित होते हैं, एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो अम्लों से मिलकर के बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल अधिकांशतः जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इन हानिकारक बैक्टीरिया में मुख्य रूप से उपस्थित होती हैं। तो ये रोगकारी बैक्टीरिया हुए उसमें मुख्य रूप से कैप्सूल उपस्थित होते हैं। अब देखो, इनका कार्य क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स क्या कार्य करती हैं? तो इसके 2 कार्य आपको ध्यान रखने हैं। एक तो क्या ध्यान रखना है?
यह आपको ध्यान रखना है बैक्टीरिया को क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो ये जीवाणु को परपोषी WBC से परपोषी यानी होस्ट की परपोषी की WBC से सुरक्षा प्रदान करती है। परपोषी की WBC से क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, WBC से क्या प्रदान करेगी, सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा कार्य क्या ध्यान रखना है, ये बैक्टीरिया को कॉलोनी फॉर्मेशन में, बैक्टीरिया को कॉलोनाइजेशन होने में, कॉलोनी के निर्माण में क्या करती है, सहायता करती है। तो बैक्टीरिया को कॉलोनी निर्माण में क्या करेगी, सहायता करती हैं। तो बैक्टीरिया को कॉलोनी निर्माण में सहायता करती हैं तथा पहला कार्य यह परपोषी की WBC से बैक्टीरिया जीवाणु की सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। तो पहला स्तर हो गया जिसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं। अब दूसरा स्तर आपको ध्यान रखना है और वो कौन सा होता है, तो आप ध्यान देंगे कोशिका भित्ति उपस्थित होती हैं। बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति होती है, वह किससे बनी होती है, तो आप ध्यान देंगे पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होती हैं। अच्छे से ध्यान रखना है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति वो किससे निर्मित होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होती हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे जिसे हम म्यूरिन कहते हैं, उस म्यूरिन से निर्मित होती है जो कि एक म्यूकोपेप्टाइड का प्रकार है। तो म्यूकोपेप्टाइड का प्रकार है, म्यूरिन से बनी होती है या किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होती हैं। इस पेप्टिडोग्लाइकेन्स होता है उसमें दो भाग होंगे, देखो नाम से स्पष्ट है। एक तो क्या होगा, पेप्टाइड होगा, क्या होगा, पेप्टाइड होगा। यानी पेप्टाइड किससे बना, एमिनो अम्लों से। तो विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है इसमें क्या होता है, ग्लाइकन्स होते हैं यानी शर्करा होती है, विशेष प्रकार की इसमें क्या होती है, शर्कराएं उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी शर्कराएं उपस्थित, दो शर्कराएं आपको ध्यान रखनी है। एक आप शर्करा ध्यान देंगे वो आपको ध्यान रखना है नाम, और दूसरी शर्करा आपको ध्यान रखनी है नाग। नाम और नाग, ये दो शर्कराएं इसमें उपस्थित होती हैं। पहली आपको नाम ध्यान रखनी है, तो आप क्या ध्यान देंगे, एन एसिटाइल म्यूरामिक अम्ल। तो इस प्रकार से म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और आप ध्यान देंगे नाग का मतलब क्या, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो इस प्रकार से एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होती है, ये उपस्थित होती हैं। ये दोनों शर्कराएं और पेप्टाइड के साथ में जुड़ करके और किसका निर्माण करती हैं, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का निर्माण करती हैं। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती हैं वह पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होती हैं, और पेप्टिडोग्लाइकेन्स होती हैं वह एक म्यूकोपेप्टाइड का प्रकार है जो पेप्टाइड एवं शर्करा से मिलकर के बनी होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ इसमें अन्य अम्ल भी उपस्थित होते हैं, जैसे डाई एमिनो पेमेलिक अम्ल भी उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान देंगे तो इसके अंदर टिकोइक अम्ल होता है, वह भी कुछ बैक्टीरियाज के अंदर उपस्थित होता है। तो ये सारे इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। अब तीसरा आवरण उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली होगी, यह कोशिका झिल्ली जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनके समान होती हैं। किसके समान होती हैं, यूकैरियोटिक के समान होती हैं, यूकैरियोटिक के समान होती हैं। और किससे बनी होती हैं, लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर के बनी होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी, तो उसमें आपको ध्यान रखना लिपिड की क्या होती है, इस प्रकार से बाई लेयर उपस्थित होती हैं। लिपिड की क्या होगी, बाई लेयर उपस्थित होती हैं। और लिपिड की जो बाई लेयर होती हैं इनके बीच बीच में आपको ध्यान रखना है विभिन्न प्रकार के क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटीन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से इंसेंट्रिक प्रोटीन, या आपको इंसेंट्रिक प्रोटीन हो गए या एक्सटर्नल प्रोटीन हो गए, इस प्रकार से प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती हैं, अर्थात किससे बनी होती हैं, लाइपोप्रोटीन से निर्मित होती हैं। तो आप बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है, वे कोशिका भित्ति किसके समान होगी, यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली के समान होती है। कोशिका झिल्ली होगी वह यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली के समान होती है। ऐसा सवाल बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है, बैक्टीरिया में कौन सी संरचना यूकैरियोट्स के समान होती है, तो आप क्या ध्यान देंगे, कोशिका झिल्ली। क्योंकि कोशिका झिल्ली की संरचना होती है वह यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली के समान लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है, अर्थात लाइपोप्रोटीन से निर्मित होती हैं। तो इनकी कोशिका झिल्ली होगी वह लिपिड एवं प्रोटीन से निर्मित होती है, मिलकर के बनी होती हैं। ये तो हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, बैक्टीरिया के बाहर की ओर कोशिका झिल्ली
और उसके बाहर की ओर कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकैलिक्स की तीनों परतें मिलकर के एक एकल परत के रूप में कार्य करते हैं और जो सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती हैं, बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो बाहर की ओर संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कसाभ कहते हैं या फ्लैजेला कहते हैं। ये कसाभ या फ्लैजेला भी उपस्थित होते हैं। कसाभ उपस्थित या अनुपस्थिति के आधार पर अकसाभिक या कसाभिक प्रकार के हो सकते हैं, मोनोकसाभिक हो सकते हैं या उभय कसाभिक हो सकते हैं, लोफोट्राइकस हो सकते हैं। ये सारे हम जो है वो आपको ध्यान रखना है। कसाभ के आधार पर भी बैक्टीरिया का वर्गीकरण है, ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती हैं वह कोशिका झिल्ली अंदर की ओर अंतर्वलित होने के फलस्वरूप एक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोसोम कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती हैं उस कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर अंतर्वलन होने के फलस्वरूप बैक्टीरिया के अंदर कोशिका झिल्ली होगी वह अंदर की ओर अंतर्वलित होती हैं और उससे विशेष रचना का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोसोम कहा जाता है। मीजोसोम किससे निर्मित होगी, तो आप क्या ध्यान देंगे, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। कोशिका झिल्ली अंदर की ओर इनफोल्डिंग होगी, ये अंतर्वलित होगी। कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, तो आपको ध्यान रखना है, अंतर्वलन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। तो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन के फलस्वरूप मीजोसोम का निर्माण होगा। मीजोसोम है, यह मीजोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के समान अंग है। किसके समान अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, बैक्टीरिया के अंदर यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के समान अंग कौन सा होता है, क्योंकि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स है तो माइटोकॉन्ड्रिया के समान अंग है वो कौन सा अंग है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकारी एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि एटीपी के संश्लेषण में कार्य करते हैं और इसमें ऑक्सीकारी एंजाइम होंगे वह कहाँ पर उपस्थित होते हैं, मीजोसोम में उपस्थित होते हैं। इस कारण से मीजोसोम को हम क्या कहते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मीजोसोम को हम कहते हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया के समान अंग के नाम से भी जाना जाता है। मीजोसोम होती हैं, इसके कार्य क्या क्या होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कार्य क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मीजोसोम है इसके द्वारा श्वसन का कार्य किया जाता है, यानी कोशिकीय श्वसन होगा। वह कोशिकीय श्वसन किसके द्वारा होता है, इनके द्वारा होता है। कोशिकीय श्वसन में ये क्या होता है, उपयोगी होता है। तो कोशिकीय श्वसन में ये कार्य करता है और में ये सहायक होता है। एवं किसमें सहायक होता है, कोशिका भित्ति के स्त्रावण में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये कार्य तो ये ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति के स्त्रावण एवं कोशिकीय श्वसन में सेलुलर रेस्पिरेशंस एवं सेल वॉल जो सीक्रेशंस होता है उसका कार्य इसके द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य आप ध्यान देंगे तो डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए की पुनरावृत्ति होती है, रिप्लिकेशंस होता है। उस डीएनए की रिप्लिकेशंस या पुनरावृत्ति में भी कौन सहायक होता है, यह मीजोसोम होती है, सहायक होती है। एवं डीएनए की पुनरावृत्ति के साथ में कोशिका विभाजन होगा, उस कोशिका विभाजन का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मीजोसोम के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से आपको सवाल बनाया जा सकता है, निम्न में से कौन से कार्य मीजोसोम का नहीं है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन आपको ध्यान रखना है कोशिका भित्ति का स्त्रावण, दूसरा ऑप्शन डीएनए की पुनरावृत्ति या डीएनए का संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन दे दिया वो आपको देखना है कोशिकीय श्वसन यानी माइटोकॉन्ड्रिया के समान, और चौथा ऑप्शन दे दिया प्रोटीन का संश्लेषण। तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा मीजोसोम के द्वारा। मीजोसोम होती है कोशिकीय श्वसन एवं कोशिका भित्ति के स्त्रावण में, डीएनए की पुनरावृत्ति एवं कोशिका विभाजन में क्या करती है, सहायता करती है। तो ये इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है मीजोसोम के बारे में। तो मीजोसोम कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन के फलस्वरूप बनने वाली संरचना होती है जो कि बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित होती है। मीजोसोम वैसे आपको रखना 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक मीजोसोम होगी जो कि अंदर की ओर उपस्थित जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, इस प्रकार से अंदर की ओर का पदार्थ होता है जिस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और इसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है वह क्या उपस्थित होता है, तो आपको ध्यान रखना है द्विरज्जुकीय डीएनए उपस्थित होता है। द्विरज्जुकीय क्या होगा, इस प्रकार से वर्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए उपस्थित होता है और ये डीएनए के साथ जुड़ी होती हैं, उसे हम सेंट्रल मीजोसोम्स कहते हैं। और जो कि डीएनए के साथ जुड़ी हुई नहीं होती हैं उसे हम पेरिफेरल मीजोसोम्स कहते हैं। ये देखो कोशिकीय श्वसन एवं कोशिका भित्ति के स्त्रावण में पेरिफेरल उपयोग करती हैं, जबकि सेंट्रल जो मीजोसोम होती हैं वो डीएनए के पुनरावृत्ति में कोशिका विभाजन में कार्य करती हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है।
अब उसके बाद में इनके अंदर का जो पूरा द्रव पदार्थ है अंदर की ओर भरा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसके अंदर का भरा हुआ द्रव पदार्थ होगा उसे हम किस नाम से जाने जाते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है। इसके कोशिका द्रव्य में झिल्लीयुक्त कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रव्य जालिका, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम इत्यादि का क्या होता है, अभाव होता है। तो इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य होगा उसके अंदर झिल्लीयुक्त कोशिकांग होते हैं, उनका क्या होता है, अभाव होता है, झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जैसे कौन से, तो आपको देखते हैं कोशिकांगों का क्या होता है, इसमें अभाव होता है, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपद्रव्य जालिका, इस प्रकार के झिल्लीयुक्त कोशिकांग होते हैं। उन कोशिकांगों का इसमें क्या होता है, अभाव होता है, अनुपस्थित होते हैं। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, इनके अंदर जो आपको ध्यान रखना है, झिल्लीयुक्त कोशिका अभाव होता है, परंतु इनमें आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय डीएनए उपस्थित होता है। और केंद्रीय डीएनए होता है वह डीएनए होगा वो गुणसूत्र का निर्माण नहीं करेगा, आभासी प्रकार के इसमें गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो आनुवंशिक डीएनए है वह हिस्टोन प्रोटीन के साथ में जुड़ करके और किसका निर्माण करता है, गुणसूत्र का, जबकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उसका अभाव होता है। और ये जो इसमें केंद्रीय पदार्थ होगा वह डीएनए उपस्थित होगा और उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक डीएनए कहेंगे। और इसका जेनेटिक डीएनए होता है वह नग्न होता है और इसमें केंद्रिका का अभाव होता है, केंद्रिका का अभाव होता है। यानी इसमें केंद्रक होगा, उसके बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली होगी, वह केंद्रक झिल्ली भी क्या होगी, अनुपस्थित होगी। तो केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका होती हैं, उस केंद्रिका का क्या होगा, अभाव होता है। केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका का क्या होगा, अभाव होगा। तो आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए होगा वह नग्न रूप में उपस्थित होता है। और कैसा डीएनए होता है, तो आपको ध्यान रखना है वृत्ताकार डीएनए होता है। हमारे अंदर कैसा डीएनए होता है, लीनियर। इस प्रकार से हम संरचना बनाते हैं डीएनए की, और डीएनए होगा वो किस प्रकार का होता है, लीनियर प्रकार का डीएनए हमारे अंदर उपस्थित होता है। जबकि आपको ध्यान रखना बैक्टीरिया के अंदर किस प्रकार का डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो वर्ताकार डीएनए होगा और डीएनए होगा उसके बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली होती है, उसका अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। हमारे अंदर तो कोशिका में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है और केंद्रक के अंदर डीएनए उपस्थित होता है। जबकि जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। तो इस प्रकार से नग्न होता है और केंद्रिका भी उसमें अनुपस्थित होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होगा उसमें आपको ध्यान रखना जो डीएनए होता है वह डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ में जुड़ेगा और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ में जुड़ करके और आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण करेगा, तो आपको आभासी गुणसूत्र का, इसमें वास्तविक गुणसूत्रों का अभाव होता है, आभासी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। और इस प्रकार का जो डीएनए होगा, इस प्रकार के डीएनए युक्त जो केंद्रक होगा उसे हम प्रोकेंद्रक कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रोकेंद्रक कहते हैं, या इसे हम आद्य केंद्रक कहते हैं, या इसे हम जीनोफोर के नाम से जानते हैं। आद्य केंद्रक, या इसे हम क्या कहेंगे, जीनोफोर कहा जाता है, प्रोकेंद्रक कहा जाता है, आद्य केंद्रक कहा जाता है, या इसे हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियोइड, आद्य केंद्रक, प्रोकेंद्रक, इंसिपिएंट न्यूक्लियस इत्यादि के नाम से ये जाना जाता है, जीनोफोर। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसके केंद्रक को कहा जाता है। इसमें केंद्रक में आभासी प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, वास्तविक गुणसूत्रों का अभाव होता है। डीएनए होगा वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में उपस्थित नहीं होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमिन्स जैसे उपस्थित होते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है, वह आनुवंशिक पदार्थ नग्न रूप से वर्ताकार डीएनए होता है और इसमें केंद्रिका का क्या होता है, अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली का भी अभाव होता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, इसमें इस डीएनए के अतिरिक्त एक छोटा डीएनए और उपस्थित होता है, छोटा वर्ताकार द्विरज्जुकीय नॉन क्रोमेटिक नॉन जीनोमिक डीएनए भी उपस्थित होता है, जो कि इस प्रकार से उपस्थित होता है। इसके कोशिका द्रव्य में एक अतिरिक्त रूप से डीएनए उपस्थित होता है और अतिरिक्त रूप से डीएनए उपस्थित होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार का डीएनए उपस्थित होगा। और ये अतिरिक्त रूप से जो डीएनए उपस्थित होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। तो प्लाज्मिड के बारे में आपको ध्यान रखना है, किसे कहेंगे प्लाज्मिड, तो अतिरिक्त गुणसूत्रीय वर्ताकार द्विरज्जुकीय नग्न डीएनए होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय, ये नहीं है गुणसूत्र डीएनए का एक्स्ट्रा होता है, अलग से उपस्थित होता है। अतिरिक्त गुणसूत्रीय छोटा वर्ताकार डीएनए, छोटा वर्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए, यानी डबल स्ट्रैंडेड होगा, द्विरज्जुकीय डीएनए होता है,
उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्लाज्मिड कहा जाता है। तो जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय छोटा वर्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए उपस्थित होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो इनके आनुवंशिक लक्षण होंगे वो कौन से डीएनए में होते हैं, जेनेटिक डीएनए में होते हैं। जेनेटिक डीएनए अलग से उपस्थित होता है, परंतु एक छोटा और डीएनए उपस्थित होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड होगा, ये आपको ध्यान रखना है बैक्टीरिया में जो इसके जो अगर प्लाज्मिड को निकाल जाए तो डेथ नहीं होगी, यानी बैक्टीरिया में ये जीवन के लिए अति आवश्यक नहीं है, परंतु ये इसको रेजिस्टेंस प्रदान करता है बैक्टीरिया को। तो इस प्रकार के प्लाज्मिड होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब प्लाज्मिड होते हैं वे आपको ध्यान रखना है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है एफ प्लाज्मिड होगा। कौन से प्लाज्मिड होंगे, एफ प्लाज्मिड होंगे। तो एक पहला प्लाज्मिड का जो प्रकार है उसे हम क्या कहेंगे, एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड जिसमें उपस्थित होता है उसे हम एफ पॉजिटिव कहेंगे, और जिसमें अनुपस्थित होता है इसे हम एफ नेगेटिव के नाम से जाने जाएंगे। एफ प्लस जो बैक्टीरिया है जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसे हम नर कहेंगे या इसे हम दाता के नाम से जाना जाता है। जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड उपस्थित होता है उसे हम दाता के नाम से या नर के नाम से, जिसमें अनुपस्थित होता है उसे हम ग्राही कहते हैं या इसे हम क्या कहेंगे, मादा के नाम से जाना जाता है। और इसमें से आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड उपस्थित होता है उसमें डीएनए को स्थानांतरित करने की उच्च क्षमता होती है। इस कारण से इसे हम एचएफआर कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी बैक्टीरिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से हाई फ्रीक्वेंसी पुनर्योजन बैक्टीरिया, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। इन बैक्टीरिया में पुनर्योजन की अत्यधिक क्षमता होती है। ये जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वे आपको ध्यान रखना है जो पिलाई होते हैं, बाहर की ओर संरचना उपस्थित होती है जिसे हम पहले ही कहते हैं, और ये पिलाई होती है उसके माध्यम से ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा अपने डीएनए को स्थानांतरित करेंगे और दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित करके और दूसरे जीवाणु को भी एचएफआर जीवाणु के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, मादा जीवाणु को भी। तो इस प्रकार के आपको ध्यान का जो कॉन्जुगेशन की क्रियाविधि होती है वह किस प्लाज्मिड के द्वारा, एफ प्लाज्मिड के द्वारा संपन्न की जाती है। तो एफ प्लाज्मिड होगा, ये एक प्रकार का प्लाज्मिड उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान देंगे तो इसमें आर प्लाज्मिड उपस्थित होता है, आर प्लाज्मिड। और आर प्लाज्मिड होगा, ये प्लाज्मिड क्या काम करेगा, तो आपको क्या ध्यान कर, रेजिस्टेंस का कार्य करता है। यानी जीवाणुओं को विभिन्न प्रकार की प्रतिजैविक औषधियां होती हैं, उन प्रतिजैविक औषधियों के प्रति प्रतिरोधी बनाने का कार्य है वो किस प्लाज्मिड के द्वारा किया जाता है, आर प्लाज्मिड के द्वारा। इसके अतिरिक्त एक बैक्टीरिया और आप ध्यान दें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, उसमें एक प्लाज्मिड उपस्थित है जिसे हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। मैं जेनेटिक्स जब अगले साल आपको पढ़ाऊंगा, बायोटेक्नोलॉजी में इसका उपयोग विस्तृत स्तर पर किया जाता है। टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इस प्रकार के प्लाज्मिड जो कि आउट ग्रोथ को बढ़ाते हैं, यानी आपको धनका सेल में अनियमित वृद्धि को प्रेरित करते हैं, और पादपों की कोशिका में अनियमित वृद्धि होने के कारण से गॉल या ट्यूमर बन जाती है, इसलिए इसे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहा जाता है। ये प्लाज्मिड होगा वो द्विबीजपत्री पादपों के अंदर जो ट्यूमर इंड्यूसिंग है उसका कार्य करता है। क्राउन गॉल डिजीज होती है, वह क्राउन गॉल डिजीज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के कारण होती है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है उसके अंदर प्लाज्मिड कौन सा उपस्थित होता है, टीआई प्लाज्मिड उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में। अतिरिक्त गुणसूत्रीय छोटा वर्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए होगा उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये परिभाषा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक और चीज आप ध्यान रख सकते हैं, यदि ये प्लाज्मिड डीएनए है, वे प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्रीय डीएनए के साथ में जुड़ जाता है और उसके साथ जुड़ा हुआ उपस्थित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब एफ प्लाज्मिड होगा, एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड वह किसके साथ जुड़ जाता है, गुणसूत्रीय डीएनए के साथ में जुड़ जाता है। इनके डीएनए के साथ में जुड़ जाता है, आनुवंशिक डीएनए के साथ में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो उससे एक विशेष रचना का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिसोम कहा जाता है। ध्यान दीजिए, एपिसोम किसे कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है जब आपको क्या ध्यान रखना है, जो एफ प्लाज्मिड होगा वह एफ प्लाज्मिड गुणसूत्रीय डीएनए के साथ में जुड़ जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, एपिसोम कहा जाता है। और एपिसोम नाम है वह जैकब ने दिया था, ये हमें ध्यान रखना है, तो जैकब ने दिया था। जबकि आपको ध्यान रखना है प्लाज्मिड नाम है, वह प्लाज्मिड की खोज किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है प्लाज्मिड की खोज है वो लेडरबर्ग द्वारा की गई थी। तो प्लाज्मिड की खोज लेडरबर्ग द्वारा और ये जैकब द्वारा की गई थी। वह आपको ध्यान रखना है किसकी खोज की गई थी, जैकब द्वारा एपिसोम की खोज की गई थी। किसे कहेंगे, एपिसोम। तो आपको देखना है जब एफ प्लाज्मिड डीएनए होगा वो प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्री आनुवंशिक डीएनए के साथ जुड़ जाता है, तो इस प्रकार की संरचना को हम किस नाम से जाना जाता है, एपिसोम के नाम से जाना जाता है। यह जैकब एवं लेडरबर्ग ने, जैकब ने ये नाम दिया था, ये हमें ध्यान रखना है। जबकि प्लाज्मिड नाम वो किसने दिया था, प्लाज्मिड की खोज किसने की थी, लेडरबर्ग ने की थी। तो ये हमें ध्यान रखना है।
अब उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जीवाणुओं में कसाभिका उपस्थित होती है, एक या एक से अधिक कसाभिका बाहर की ओर उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है जीवाणुओं की कोशिकाओं के बाहर की ओर पिलाई उपस्थित होती हैं, बाहर की ओर क्या उपस्थित होती है, पिलाई उपस्थित होती हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में और ध्यान देंगे तो इनके कोशिका द्रव्य में जो हरित लौह तो उपस्थित नहीं होता है, परंतु कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर आपको ध्यान रखना है वर्णक कोशिका द्रव्य बिखरे उपस्थित होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहा जाता है। तो वर्णक होंगे वो कोशिका द्रव्य बिखरे हुए रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं, और राइबोसोम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो आपको होते हैं यानी बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में राइबोसोम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, 37 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इनके अंदर कौन से राइबोसोम होंगे, 70 प्रकार के। और राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, और प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम होंगे, ये राइबोसोम की दोनों उपिकायां जुड़ करके एक संरचना का निर्माण करते हैं। राइबोसोम की दो उपिकाएं होती है, एक छोटी उपिकाय एक बड़ी उपाय। जब सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल से बता दूंगा। एक आपको देखना 30S होती है और एक 50S होती है, दो इकाइयां होती हैं। ये दोनों इकाइयां आपस में जुड़ करके और इस प्रकार से राइबोसोम का निर्माण करेंगे 37 प्रकार के। और ये राइबोसोम आपस में जुड़ करके एक विशेष रचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको देखना है पॉलीसोम कहा जाता है या पॉलीराइबोसोम के नाम से जाना जाता है। तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम किसे कहेंगे, तो प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम की इकाइयां आपस में जुड़ करके और पॉलीसोम का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से पॉलीसोम बनेगा, वह राइबोसोम की उपिकाइयां जुड़ने के फलस्वरूप बनता है। ये भी इनके कोशिका द्रव्य पर है। इसके अतिरिक्त आप और ध्यान देंगे तो बैक्टीरिया की कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूरेट कण भी उपस्थित होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूरेट कण भी उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त ग्लाइकोजन के कण होते हैं, वो भी कुछ इसमें उपस्थित होते हैं। प्रोटीन के कण उपस्थित होते हैं, ग्लाइकोजन के कण उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन या ग्लाइकोजन के कण होते हैं वो भी इसमें होते हैं। प्रोटीन बॉडी भी उपस्थित होती है, प्रोटीन काय भी इसमें उपस्थित होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, बैक्टीरिया का जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित होती हैं और उनके प्रमुख रूप से कार्य क्या होते हैं। तो ये हमारा कोशिका की जो संरचना है बैक्टीरिया की वह कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोशिका जो जीवाणु है उस जीवाणु में पोषण किस प्रकार से होता है, न्यूट्रिशंस के बारे में, फिर उसके बाद में जीवाणु के महत्व है उस बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।